गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, उसमें अणुभार एवं सूत्रभार के बारे में पढ़ेंगे कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान क्या होता है। मोलिकुलर मास, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, इन दोनों को क्या बोलते हैं? मोलिकुलर मास। अणुभार की अगर अपन डेफिनेशन देखें या आणविक द्रव्यमान की डेफिनेशन देखें तो जो परमाणु भार की डेफिनेशन थी उसी से रिलेटेड है। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड परमाणु माना गया है। उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को अपन ने इकाई द्रव्यमान माना है, तो उसी से तुलना की जाती है। मतलब किसी पदार्थ का जो अणुभार है वह संख्या है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो अगर इसके अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या आएगी? किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 कार्बन के एक परमाणु प्लस C12 कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर अपन किसी पदार्थ के और इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान अपॉन कार्बन के एक परमाणु C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान इंटू 1/12। भाई एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से, तो 1/12 से गुना कर दे। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, अगर हम किसी पदार्थ के अणुभार को ग्रामों में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम अणुभार या ग्राम आणविक द्रव्यमान ग्राम अणुभार कहते हैं।
और ग्राम अणु भार के बराबर मात्रा लोगे तो वो 1 मोल मात्रा होती है। अणु भार निकालने के लिए, अणु भार ज्ञात करने के लिए अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग करते हैं। आपको किसी पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लीजिए तो आपको अणुभार ज्ञात हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एग्जांपल लेते हैं, इसके 2-3 एग्जांपल लेता हूं मैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये केवल डेफिनेशन है, ये तो अणुभार की डेफिनेशन है कि किसी पदार्थ का अणुभार यह वह संख्या है जो यह बताती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। और अगर अपन अणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो 1 मोल मात्रा हो जाती है और उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्राम अणु भार। और अणु भार ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग करोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, हाँ भाई उदाहरण देखिए, क्वेश्चन देखिए। जैसे एथेन का अणु भार ज्ञात कीजिए या आणविक द्रव्यमान। अब हमें पता है एथेन का फॉर्मूला क्या होता है। एथ मतलब 2 कार्बन और एन मतलब सिंगल कार्बन से जुड़े हुए। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3। टोटल देखें तो इसका C2H6, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है, एथेन। अब इसका अणु भार ज्ञात करना है तो इसमें देखिए कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2। मैंने आपको परमाणु जो मोस्ट परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान लिखवा दिए थे कल। तो कार्बन का 12 होता है, 2 परमाणु है तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 परमाणु है तो 1 × 6, 12 दूनी 24, 6 × 6 24 और 6 30। किसमें, यूनिफाइड बोलोगे या AMU, यूनिफाइड या AMU लिखोगे, एटॉमिक मास यूनिट। तो एथेन का अणु भार क्या है, 30 AMU। अगर इस 30 AMU को मैं 30 ग्राम बोलता हूं तो कोई तुमसे कहता है कि 30 ग्राम एथेन, तो 30 ग्राम एथेन का मतलब है 1 मोल मात्रा। 1 मोल मात्रा में अपन को पता है 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे। तो अगर मैं अणु भार को एक ग्राम में व्यक्त कर दूं तो वो मोल बन जाता है। फिर अणु भार को ग्राम में मतलब 1 ग्राम अणु भार का जो 1 ग्राम अणु भार है जो 1 मोल के बराबर है, ठीक है ना। इसी मात्रा को मैं ग्राम में व्यक्त करूं 30 ग्राम C2H6 तो उसका मतलब है 1 मोल C2H6 है। ये इसका क्या है, द्रव्यमान है। क्योंकि ये बहुत हल्के कण होते हैं तो अपन AMU में व्यक्त करते हैं, 30 AMU। या और क्वेश्चन देखो, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या करोगे भाई, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। अब हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 16 16 32 16 3 48 कितना हो जाएगा, 14 और 1 15 प्लस 16 3 48।
8 5 13, 5 और 1 6, 63 यूनिफाइड एकीकृत द्रव्यमान या एएमयू। तो ये तो आपको आणविक द्रव्यमान निकालना आ गया होगा। जो भी आपको अणु दिया जाए उस अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का क्या कर लो, योग, तो आपका आणविक द्रव्यमान निकल आएगा। अब अपन देखते हैं सूत्रभार, जो दूसरा वर्ड आया है सूत्रभार। कल अपन ने परमाणु भार और औसत परमाणु भार निकालना सीखा था। आज मैंने आपको एक तो अणु भार निकालना बता दिया है, अभी सूत्र भार और बता देता हूं। सूत्र भार कुछ भी नहीं है, अणु भार ही है एक तरह से। सूत्र भार सूत्र भार क्या होते हैं, जो आयनिक यौगिक रहते हैं, आयनिक यौगिक जालकों के रूप में पाए जाते हैं, इनके क्रिस्टल बनते हैं, मतलब जालक क्रिस्टल। अब वहां पर ऐसे होता है जैसे एक सोडियम आयन को तो 6 क्लोरीन परमाणु घेरते हैं, और एक क्लोरीन आयन को 6 सोडियम परमाणु घेरते हैं। तो इनको लिखते तो अपन ऐसे Na6Cl6, पर इनका अपन क्या करते हैं, एक इकाई का द्रव्यमान लेते हैं। क्या लेते हैं, एक इकाई का द्रव्यमान। सूत्र जैसे NaNClN, NN क्या है, इनकी इकाइयां हैं, जो इकाइयां जुड़ी रहती हैं, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। लेकिन अपन इनकी मूलानुपाती सूत्र लेते हैं, N से N कट जाएगा, NaCl का द्रव्यमान लेंगे। ये NaCl क्या है, सूत्र है। NaCl क्या हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र, तो उसी का भार लेते हैं NaCl का। तो ये क्या है, सूत्र भार। NaCl का सूत्र भार क्या होगा, Na का द्रव्यमान कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.5 8 58.5 यूनिफाइड। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके सूत्र द्रव्यमानों को ही आणविक द्रव्यमान माना जाता है, क्योंकि क्रिस्टल के रूप में रहते हैं आयनिक यौगिक। अब क्रिस्टलों में तो बहुत सारे आयन रहते हैं, इनके बहुत सारे, तो अपन तो एक इकाई को ही लेते हैं, एक इकाई को ही क्या मानते हैं, सूत्र भार मानते हैं, वही आणविक द्रव्यमान के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये आपके क्या हो गया, सूत्र भार हो गया। यहां पर देखो, ये इस तरह से इनकी इकाइयां क्रिस्टल रहते हैं इनके, इस तरह से इनमें भी ये बटे रहते हैं। फिर एक कोने पे सोडियम है, एक पे क्लोरीन है, ऐसे क्लोरीन चारों तरफ से घिरा रहता है इस तरह से। तो ये चीज बड़ी क्लास में आएगी, आपको 12वीं क्लास में देखने को मिलेंगे क्रिस्टल, 12वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। तो एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेरे रहते हैं, या एक क्लोरीन को 6 सोडियम, पर वहां पर अपन 6 का नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, उसका इकाई का लेंगे, केवल Na और Cl, इसको ही एक इकाई मानेंगे, इसका सूत्र बाहर निकाल देंगे। सारे आयनिक यौगिकों में ऐसे ही होता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, तो आपको पता है मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है 24, और क्लोरीन का 35.5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 35 दूनी 70 71, कितना आ जाएगा ये 5 7 2 95 यूनिफाइड। तो इस तरह से ये सूत्र द्रव्यमान निकाले जाते हैं। ये आपका क्या हो गया, अणुभार और सूत्र भार हो गए। अब अपन देखते हैं तुल्यांकी भार। अब अपन क्या देखते हैं, तुल्यांकी भार।
तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। शॉर्ट में इसको इक्विवेलेंट वेट भी बोल देते हैं। तुल्यांकी भार क्या है? तुल्यांकी भार वह संख्या है, इसकी डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है वो तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके में से क्वेश्चन आता रहता है, तुल्यांकी भार निकलवाता है। तुल्यांकी भार वह संख्या है जो यह बताती है कि पदार्थ का कितना भाग हाइड्रोजन के 1.008 भाग से या अथवा ऑक्सीजन के 8 बार भाग से ऑक्सीजन के 8 भाग से अथवा क्लोरीन के 35.5 भाग से अथवा सिल्वर के 108 भाग से, सिल्वर के 108 भाग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त होते हैं अथवा उन्हें यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। उन्हें यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। ये तुल्यांकी भार की परिभाषा है। तुल्यांकी भार वह संख्या है जो ये बताती है कि किसी पदार्थ का कितना भाग हाइड्रोजन के 1.008 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से या क्लोरीन के 35.5 भाग से अथवा सिल्वर के 108 भाग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त हो रहा है या उनके यौगिकों से विस्थापित हो रहा है। और तुल्यांकी भार को ग्रामों में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। तुल्यांकी भार को ग्रामों में व्यक्त करने पर उसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, किसी यौगिक में किसी परमाणु का या तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा, कैसे ज्ञात करते हैं? ये फॉर्मूले इनको ध्यान में रखना है आपको। यौगिक में तत्व का तुल्यांकी भार, तो तत्व के जो परमाणु भार है उसमें उसकी संयोजकता का भार लगा दो। तत्व का परमाणु भार बटा तत्व की संयोजकता। यौगिक में तत्व कौन सी संयोजकता में, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है किसी तत्व का या परमाणु का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का। फॉर एग्जाम्पल,
ये क्वेश्चन देखो, Fe2O3 व FeO। Fe2O3 तो क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और FeO क्या है, फेरस ऑक्साइड। इसका नियम है, जब तत्व अधिक वाली संयोजकता दर्शाता है तो उसके नाम के पीछे इक लगता है, और कम वाली संयोजकता दिखाता है तो उसके नाम के पीछे क्या लगता है, अस लगता है। अधिक वाली संयोजकता दिखाएगा तो इक, और कम वाली दिखाएगा तो अस। अब Fe2O3 और FeO में Fe का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, ज्ञात करो। Fe का क्या ज्ञात करना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो देखो Fe2O3 में Fe+3 आयन है, Fe की संयोजकता क्या है, +3 है, का तुल्यांकी भार कैसे पता लगा, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 3 + 2 + 3। अब कैसे ज्ञात करोगे, Fe का परमाणु भार अपॉन Fe की संयोजकता। इसमें Fe का परमाणु भार कल बताया था 56, याद रखना था, और 3 इसमें क्या है, +3 संयोजकता है, तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, फिर 3 छंग 18, 18.6। इसका तुल्यांक भार क्या आ जाएगा, 18.6। और अगर FeO में ज्ञात करोगे तो FeO फेरस ऑक्साइड में Fe की संयोजकता क्या है, +2, तो इसका तुल्यांक भार क्या हो जाएगा, Fe का परमाणु भार 56 है, और संयोजकता क्या है, 2, कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56, ठीक है ना, 28। तो यहां पर तो इसका 18.6 है, यहां पर 28 है। तो देखो एक ही तत्व का भिन्न भिन्न यौगिकों में तुल्यांक भार क्या होता है, अलग अलग, कि उसकी संयोजकता का भार कितने क्या संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। Fe2O3 में ये +3 संयोजकता कर रहा है, ये -2, तो इसकी +3 संयोजकता है तो 3 का भाग दिया। FeO में ये Fe+2 के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो Fe पर +2, तो इसकी 2 है संयोजकता, तो 2 का भाग दिया। तो जो संयोजकता होती है उसका भाग लगाया जाता है। ये तो हो गया यौगिक में किसी तत्व का तुल्यांकी भार। अब देखो अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है, अम्ल का अणुभार और बटा उस अम्ल की क्षारकता। क्षारकता को बी से लिखते हैं, स्मॉल बी। अम्ल की क्षारकता क्या होती है, अम्ल द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की संख्या। तो क्षारकता क्या है यहां पर, अम्ल द्वारा त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या। कोई अम्ल कितने H+ आयन तक संख्या। तीसरा, क्षार का तुल्यांक भार क्या होगा, क्षार का अणुभार। क्षार का अणुभार ज्ञात करो और उसमें उस क्षार की अम्लता का भाग दे दो। अम्लता, क्षार की अम्लता होती है A, स्मॉल a।
ये क्या होती है अम्लता? क्षार की अम्लता क्या होती है? क्षार द्वारा त्यागे जाने वाले OH माइनस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या। तो अम्ल का तुल्यांक भार ज्ञात करना है तो उस अम्ल के अणुभार में उसकी क्षारकता का भाग लगाना, और क्षार का तुल्यांक भार ज्ञात करना है तो क्षार के अणुभार में उसकी अम्लता का भाग लगाना। फोर क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण H2SO4 और NaOH का तुल्यांक भार ज्ञात करना है। H2SO4 व NaOH का तुल्यांक भार ज्ञात करो। यहां पर देखो H2SO4 में से 2 H प्लस आयन निकल सकते हैं। तुल्यांक भार निकालने के लिए क्या करोगे? H2SO4 का अणुभार देखो, H2SO4 का अणुभार बटा H2SO4 की क्षारकता। तो H2SO4 का अणुभार 2 हाइड्रोजन के 2 गुणा 1 प्लस सल्फर का 32 ऑक्सीजन के 16 गुणा 4 अपॉन 2H प्लस आ सकता है तो 2 का भाग लगाओ, ये आ जाएगा 98, 98 में 2 का भाग दोगे तो 49। तो H2SO4 का तुल्यांक भार तो क्या आ जाएगा? 49। NaOH का तुल्यांक भार तो NaOH से एक ही OH आयन निकलेगा, तो NaOH का अणुभार बटा NaOH के अम्लता, बेसिसिटी, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 बटा 1 ही दे रहा है तो 1, यह आ जाएगा 40। देखो H2SO4 का तुल्यांक भार 49 और NaOH का तुल्यांक भार 40। इस प्रकार से अम्ल और क्षार के तुल्यांक भार ज्ञात किए जाते हैं। तो आज अपन ने अणुभार और तुल्यांक भार के बारे में पढ़ा है। कल अपन मोल पर आधारित प्रॉब्लम और इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।